हाँ जी बेटा जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यीस्ट की। यीस्ट में भी क्या होती है बेटा, बडिंग ही होती है। ठीक है। अब यीस्ट में होता क्या है बेटा, ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के ऊपर छोटा सा बड निकला, यानी कि बड जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है जी। कुछ तो जो यीस्ट होते हैं उनमें से ये बड जो होता है वो टूट जाता है, टूटने को कहते हैं निप्ड ऑफ हो गया। और कईयों में क्या होता है बेटा, ये बड साथ ही के साथ में जुड़ा रहता है, ये टूटता नहीं है। ये बड जो होता है ये साथ में ही जुड़ा रहता है। ठीक है। तो कईयों में तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं यीस्ट की, और कईयों में ये टूट जाती हैं। बस होता यही है कि इसमें छोटी सी ग्रोथ होती है और छोटे से बाहर आगे निकल जाता है। ठीक है जी। तो हम लोग इसको भी किस में पढ़ेंगे, बडिंग में। किस में पढ़ेंगे बेटा, बडिंग में। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो तो बेटा हमारे ब्रेड के ऊपर जो उल्ली सी लग जाती है ना, जो फंगस लग जाती है ब्रेड के ऊपर, ये वही स्पोर्स की बात कर रहे हैं। ये बेटा स्पोर्स जो आप लोगों को लगता होगा ये रूट्स हैं इसकी, एक्चुअली ये रूट्स नहीं है, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं बेटा, हाइफे। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, ये छोटे छोटे से ऊपर आके गुब्बारे से बने हुए हैं ना, इन गुब्बारों को कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम जब फुली मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम जो होता है ये फूट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। और ब्रस्ट करने के बाद इसमें से जो स्पोर्स हैं वो काफ़ी सारे बाहर निकल आते हैं। ठीक है जी। तो स्पोर्स जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ से क्या होगा, नया नया प्लांट शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी हमारे पास ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी। जब स्पोर बर्स्ट होता है तो बर्स्ट होने के बाद क्या होता है बेटा, ये आगे निकल जाते हैं, जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ और जैसे ऐसे प्लांट्स निकलेंगे। और ये ऐसे प्लांट्स ही कैटेगराइज करते हैं हम लोग इनको जो फ्लावरिंग नहीं होते हैं जिनमें। ठीक है। इसकी जो ये वाला आपके सामने डायग्राम बनी हुई है ये राइजोपस की है। तो पेपर में याद रखना है राइजोपस, याद रख लो बेटा। सबसे पहले हमने किया था बाइनरी, बाइनरी में कौन आया था, अमीबा, पैरामीशियम और लिशमानिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था मल्टीपल, मल्टीपल में आया था प्लाज्मोडियम। फिर हमने किया था बडिंग, बडिंग में आया था हमारे पास यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास आ रहा है राइजोपस। क्या आ रहा है बच्चे, राइजोपस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। राइजोपस के बारे में बात कर रहे हैं। होता कुछ नहीं, ये बुल्ली उल्ली होती है जो हमारे ब्रेड के ऊपर लग जाती है, या खाना जगह काफ़ी देर तक पड़ा रहे तो उसके ऊपर जो लग जाती है। ठीक है जी। ये दिखाई भी हुई है बेटा, ब्रेड के ऊपर जो माउल्स लगे हुए हैं, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ है, देख रहे होगे बेटा आप, जाले हैं, जाले के ऊपर छोटे से गुब्बारे रखे हुए हैं, है ना। तो वो गुब्बारे से जो है इनमें स्पोर्स होते हैं। इनका फ़ायदा भी होता है। हम लोग इनको बेटा जी, पेंसिलिन था जो है, तो ये क्या था बेटा, स्पोर फॉर्मेशन से ही निकलता है। स्पोर फॉर्मेशन से ही है, इसके ऊपर ये वाले सारे स्पोरेंजियम बने हुए हैं। ये मेडिसिन में बहुत काम आते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक थी जो पेंसिलिन बनी थी, एम्फेसिलिन और पेंसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखनी थोड़ा सा। ठीक है। ये मेरा फेवरेट है, रीजनरेशन। क्या है बेटा, रीजनरेशन। प्लानेरिया की बात करते हैं बेटा। प्लानेरिया एक ऐसा एक लौता ऑर्गेनिज्म है जिनमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा बेटा, जो छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ के ऊपर हम लोग चप्पल वगैरह मारें वो टूट जाती है, और कुछ समय बाद, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो पूंछ दोबारा वापस आ जाती है। तो छिपकली के पास तो अपने पूंछ को रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है ना। तो जो हमारे पास ये प्लानेरिया होता है बेटा, ये होता तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कहते, चलो भी देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के बिना। फ्रेश वाटर में रहता है, या फिर ये अपना क्या कहते हैं, जो गंदे से पानी होते हैं तालाब में होता है, वहाँ आपको देखने में मिल जाएगा। प्लानेरिया के पास जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ये प्लानेरिया है, इसको आप चाहे बेटा 10 हिस्से कर दो, तो ये 10 के 10 हिस्से जो हैं ये नए प्लानेरिया में ग्रो हो जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर वीडियो चेक करोगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें वो लोग इनको काट देते हैं, काट के देखो, इसको ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये मिडल वाला, और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो तीनों में से देख लो 3 नए प्लानेरिया निकल आए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग काट दें, और काटने के बाद कटा हुआ हिस्सा नहीं, उस कटे हुए हिस्से से पूरा ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किस में से होती है बेटा जी, प्लानेरिया से। किस में से होती है, प्लानेरिया से।
ठीक है, आपने 3 काटे हैं, आप 30 भी काट दोगे तब भी हो जाएगा, 130 भी काट दोगे तब भी हो जाएगा। 130 हिस्से करोगे, 130 नए प्लैनेरिया निकलेंगे। सो इसलिए मेरा ये फेवरेट है। और आपको ये बात बताऊं कि 3 महीने तक आपको अगर इसको कुछ भी ना खाने को दो तब भी ये ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, इसका भाई है लीवर फ्लूक। मैंने एक ही इसके जैसा और भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर फ्लूक हमारा लीवर खाता है या फिशेस का लीवर खाता है। मैंने ये लीवर के ऊपर फीड करते हैं, दैट्स वाई इनको नाम दिया गया लीवर फ्लूक। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, ये उन्होंने बताया भी हुआ है। कहते हैं कि आपलेनेरिया जो वर्म होता है, इसको 3 हिस्सों में काटोगे तो 3 नए निकल आएंगे। हाइड्रा जो होता है ना बेटा, ये बडिंग के साथ रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है अपने आप में, कि आप अगर हाइड्रा को भी काट दोगे ना तो हाइड्रा के भी बहुत सारे जो हैं वो सेल्स निकल आएंगे। ठीक है, जितने हिस्से करोगे उतने हिस्से में से नए नए हाइड्रा जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो हाइड्रा का याद रखना, अगर पेपर में बडिंग आ गया तो बडिंग भी ट्रू लिख देना, अगर पेपर में रीजनरेशन आ गया तो रीजनरेशन भी ट्रू है। 1 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो कन्फ्यूज़न करने को आपको दिया जा सकता है। ये देखो डायग्राम दिखा रखी है प्लेनेरिया की, देखने में भी सुंदर सा लगता है। और ये देखो डायग्राम बना रखी है हाइड्रा की, ये वाला जो है बड से निकल रहा है, अगर आप इसके हिस्से कर दोगे तब भी जो है उसमें से नए निकल आएंगे। प्लेनेरिया के भी जितने मर्जी हिस्से कर दोगे तो उसमें से भी क्या है बेटा, नए ऑर्गेनिजम्स निकल आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें से जिनको काट के हम लोग क्या हैं और नए ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप सभी लोगों ने जो नलका वगैरह देखा होगा, नलका गेड़ते हैं हम लोग, नलके के नीचे जो होता है हरे हरे रंग का हरेवाई सी जम जाती है ना। तो जो नलके के नीचे हरे हरे रंग की हरेवाई जम जाती है उसको हम लोग स्पाइरो वगैरह कहते हैं, और यही फ्रेगमेंटेशन होती है। अब फ्रेगमेंटेशन से भी नए ऑर्गन पैदा किए जा सकते हैं, यही वो स्पाइरोगायरा है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके 3 हिस्से हो जाते हैं, तो 3 नए स्पाइरो वगैरह निकल आए। ये मैच्योर होने पे निकले, और जो प्लानेरिया था उसको आप काट भी दो तो वो काटने पे भी क्या हो जाता है, नया निकल आता है। तो फ़र्क है इन दोनों में, क्या फ़र्क है प्लानेरिया और इसमें, कि प्लानेरिया जो था इसमें आप इसके हिस्से कर दो, ये एक्सीडेंटली भी कट जाए, आपने काट दिया, इसके लिए तो एक्सीडेंट ही है ना, तो उसमें से नए निकल आते हैं ऑर्गेनिज्म। पर जो फ्रेगमेंटेशन है, कि अगर आप फ्रेगमेंटेशन में इसको काट दोगे तो इसमें से काटने के बाद नए ऑर्गेनिज्म नहीं निकलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन मैच्योरिटी ही टूटता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन मैच्योरिटी ही टूटता है। ठीक है जी, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है एक्सप्लेन करते वक्त। ओके, अच्छा, अब ये भी देखो मेन डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये फिशन और फ्रेगमेंटेशन का मेन डिफरेंस दिया गया है कि फिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टूटता है, फ्रेगमेंटेशन में जो हमारे पास होता है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूटता है। तो जो आपके पास ये दे रखा है स्पाइरोगायरा, क्या दे रखा है, स्पाइरोगायरा, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग जो हैं नए प्लांट्स पैदा करते हैं पुराने उनके पार्ट्स से, पुराने उनके पार्ट्स से। ठीक है जी, चाहे किसी के लीव से कर लिया, चाहे रूट से कर लिया, चाहे स्टेम से कर लिया। तो जब आप लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करते हो ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर obtained from the parts of old plants like stem, roots, leaves। ठीक है जी, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। हालांकि प्लांट्स में आप लोगों ने सुना होगा फ्लावर्स होते हैं, वही फ्लावर अपना मेल होता है फीमेल होता है, फ्लावर्स में भी क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो फ्लावर्स तो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, हम लोग बात कर रहे हैं ए सेक्शुअल मेथड। तो ए सेक्शुअल मेथड में हमने कहा था कि हम लोग उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनके गमीट्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए गमीट्स के बिना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बिना हम लोग जो है अगर प्लांट्स ग्रो करें तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें उनकी स्टेम से, रूट से या लीव से ग्रो किया जाता है। ठीक है कि नहीं, उनकी स्टेम्स या लीव्स या रूट से ग्रो किया जाता है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देखो तो आप लोग गुआवा का चेक करना, तो गुआवा का क्या करेंगे वो लोग बेटा, ये टहनी होगी, इस टहनी को वो लोग छील लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, छील लेंगे। ठीक है, देखना गुआवा को ऐसे ना यहाँ से छील लेंगे, सारी की सारी ऊपर जो है
ठीक है, किसी तेज़धार चीज़ से वो इसको छील लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक लिफाफे में मिट्टी लेकर वो लिफाफा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 10-12 दिनों में क्या होगा, इतने इतने पोर्शन में से रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, इतने इतने पोर्शन में से क्या निकल आएंगे बेटा, रूट्स। ठीक है, तो जो रूट्स होंगी बेटा जी, जैसे यहाँ लिफाफा चढ़ा दिया और इसके अंदर अंदर क्या होंगे, रूट्स निकल आएंगे। फिर इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये बचेगा आगे वाला हिस्सा, इस सारे हिस्से को ज़मीन में बो देंगे, तो वो फिर वहाँ से नया प्लांट से शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो इसको ज़मीन में बोने के बाद ये आगे मैच्योर होकर चरना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप में देखो, ना तो इसके सीड्स को यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं, कोई सेक्स सेल नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया। बस इसमें विदाउट सीड्स जो काम हो जाता है, विदाउट इनके सेक्स सेल से काम हो जाता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। ठीक है, बेटहनी ली, ये गुआवा की बता रहा हूँ मैं। टहनी ली बेटा, टहनी को यहाँ से खुरच दिया, ठीक है, किसी देशदार चीज़ से। ऊपर बाद में क्या किया, मिट्टी जो लपेट दी, लिफाफा लपेट दिया। 15-20 दिनों में इसमें से रूट्स निकल आती हैं। इसको काट के ज़मीन में लगा देंगे यहाँ से, ठीक है कि नहीं। जब ज़मीन में लगा देंगे तो फिर आगे वाला हिस्सा जो है वो चल पड़ेगा, और उसमें से नए लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जो ग्रीन ग्रास होती है, देखो आप लोग लगा देते हो, पता नहीं अपने आप ही कितनी सारी ग्रो हो जाती हैं, है ना। वो भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से ही ग्रो होती हैं। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका ब्रायोफाइलम लीफ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ का डायग्राम दिखाता हूँ, ये रहा। ये बेटा एक ऐसा पत्ता होता है जो इस पत्ते के आखिर में, यहाँ देखो बहुत सारे बड्स होते हैं। क्या होते हैं, बड्स होते हैं। ठीक है, हम लोग इनको बड्स ही कहेंगे। तो इसके बड्स कहेंगे या इनमें प्लांटलेट्स कह देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि ये कहीं भी गिर जाएं, ठीक है, तो जहाँ गिरेंगे, मान लो ये पत्ता यहाँ से गिर गया, ये पत्ता टूट के पूरा का पूरा गिर गया, जितना भी ये गिर गया, तो वहाँ से क्या होगा, नए छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एक ब्रायोफाइलम का याद रखना, एक बेटा बेगोनिया। ठीक है, ये इसकी अनदर एग्जांपल है। तो करना क्या होता है, बस सिंपली इनको क्या करो, यहाँ से काट के चाहे ज़मीन में बो दो, चाहे इस पत्ते को काट के ज़मीन में बो दो, चाहे यहाँ से गिरकर नीचे गिर जाएं, तो नीचे देखना रूट्स अपने आप इसकी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और फिर रूट से नया प्लांट शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिनमें प्लांट के पार्ट्स से, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो, उससे हम लोग नए प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। पोटैटो में भी ऐसे ही होता है, देखो ध्यान से। आलू होता है बेटा जी जो ज़मीन में ग्रो करते हैं हम लोग, आलू के ये बर्ड्स निकल आते हैं। ठीक है, क्या निकल आते हैं बेटा, ये जो छोटी छोटी आंखें होती हैं इनको क्या कहते हैं, बर्ड्स। आप लोग इसको यहाँ से काट के आधा हिस्सा ज़मीन में बो दो, यहाँ से काट के बो दो, तो जहाँ जहाँ इसके बर्ड्स होंगे वहाँ वहाँ से क्या होगा, इसका नया प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। इस बर्ड्स को हम लोग मतलब बर्ड से नाम से याद रखना, या कई बार बुक्स में पोटैटो की आइज़ भी कह देते होते हैं। ठीक है, तो पोटैटो आइज़ भी लिख देते हैं। तो पोटैटो ट्यूबर वही पोटैटो पोटैटो ही होता अपना। तो पोटैटो की आइज़ में से हमने नए स्टार्ट कर दिए, तो जो नए स्टार्ट कर दिए वो हमारे पास क्या बन गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नए प्लांट्स बन गए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं, ये याद रख लेनी है। ब्रायोफाइलम, गावा, पोटैटो, अनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हियंथ, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी, लिली, ये सारे के सारे जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करते हैं। अब इसको और विस्तार से समझते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो होती है ये 3 टाइप्स की होती है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग में बेटा जी हम लोग एक हिस्सा काट के नया ज़मीन में बो देते हैं। जैसे बेटा जी ये स्टेम थी, स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको काट दिया, और ये साइड से क्या निकल रहा है, बड। और साइड से जो बड निकल रहा है बेटा जी, इसने क्या कर दिया, पूरा प्लांट नया ग्रो कर लिया। ये देखो साइड से ग्रो हो गया पूरा। और अल्टीमेटली क्या करेंगे, जब ये मेच्योर हो जाएगा यहाँ से काट देंगे, ठीक है कि नहीं, तो ये वाला अलग जगह पर लगा देंगे, यहाँ से काट के अलग जगह पर लगा देंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी हिस्सा काट के और नई जगह पर लगा देते हैं और नया प्लांट ग्रो हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन होती है हम लोग इसको कटिंग कहते हैं। जो हमारा रोज़ होता है ये भी ऐसे ग्रो कर सकता है, चाइना रोज़ होता है जो, वो भी बेटा ऐसे ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो हमारे पास कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं,
बॉर्नविलिया है बेटा, ग्रेप्स है, शुगर केन है, बनाना है, कैक्टस है। ये सारे के सारे कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं। याद रख लेना बेटा, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। ये होता है भी जल्दी से जल्दी हमने जब काट लिया ना तो उसको ज़मीन में बो दें, ऐसा ना हो कि काफ़ी लंबा समय जो है वो बैठा ही रहे, ठीक है। मनी प्लांट है बेटा, हम लोग सारा का सारा ऐसे कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, शुगर केन कर सकते हैं, बनाना प्लांट जो है कर सकते हैं। उसके बाद नया टॉपिक आता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है बेटा, जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनकी स्टेम्स जो होती हैं इतनी मेच्योर, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। जब ये बड़ी होती है ना तो अपना जो भार है उसको सहन नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब ये सॉइल के साथ आके जुड़ जाती हैं। तो जहाँ भी इसकी स्टेम जो होगी वो सॉइल के साथ आके जुड़ेगी, तो उतने हिस्से में यहाँ से नई रूट्स ग्रो करनी शुरू कर जाएंगी, और नई रूट्स के बाद क्या होगा बेटा, नया प्लांट्स करने शुरू कर जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट्स जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो भारी होती हैं, और जब वो बड़ी होती हैं तो फिर वो झुक जाती हैं, और झुकने के बाद जब वो ज़मीन से टच होंगी तो नया जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जी, जैस्मिन जिसको हम लोग चमेली भी कह देते हैं, ये जो होती है लेयरिंग से ही होती है, ठीक है। लेयरिंग में बेटा आप एक प्लांट लगा दो गार्डन में, आप देखोगे पता नहीं कितने सारे प्लांट्स ही हैं जो वो ग्रो कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप भर जाएगा गार्डन, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं ये बाहर सहन कर नहीं पाएंगी, जैसे ज़मीन में आएंगी वैसे वहाँ से क्या होगा, नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से बेटा, रसबेरी, लेमन, गावा, हिबिस्कस, बॉर्नविला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे जो हैं ये लेयरिंग से ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग भी अच्छा एक टॉपिक है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत सारे जो है एप्पल खाए होंगे, टेस्ट में खट्टे होंगे, है ना, और ऐसे भी खाए होंगे जो टेस्ट में मीठे होंगे। एप्पल जो है वो बेटा 20 रुपये किलो से लेकर 500 रुपये किलो तक आता है, अलग अलग वैरायटी का। तो इतनी सारी जो वैरायटी होती हैं वो हम लोग जो है ग्राफ्टिंग से ही करते हैं। कैसे करते हैं, ग्राफ्टिंग से, ठीक है। इसमें देखो बेटा ध्यान से, ये जो एक पूरा प्लांट होता है इसको बीच में से काट लेते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको स्टॉक कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको स्काई ऑन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक प्लांट सा नहीं करते, ऐसे दो तीन प्लांट होते हैं, हम लोग उनको काट लेते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये तो ज़मीन से रहेगा फिक्स, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हम लोग क्या करते हैं, एप्पल वाले का गुआवा पे लगा दिया, गुआवा वाले का एप्पल पे लगा दिया, एप्पल वाले का ऑरेंज पे लगा दिया, ऑरेंज वाले का एप्पल पे लगा दिया। तो होगा क्या बेटा, फ्रूट तो ऊपर वाला ही निकलेगा, पर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे वो कौन से पहुंचेंगे, नीचे वाले से, यानी कि स्टॉक से। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्वालिटी जैसे हमने चाहिए, जिसमें मीठापन ज़्यादा हो, जिसमें फीकापन ज़्यादा हो, तो दो प्लांट्स ऐसे चूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, उनको बीच में से काट कर ऊपर वाला हिस्सा किसी और के ऊपर लगा देते हैं, और उसका ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर विदाउट, ठीक है, आर ज्वाइंट टुगेदर। इसलिए ऐसे ज्वाइन करते हैं कि वो जो होते हैं सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है बेटा, जो ज़मीन से हिस्सा लगा रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। जो हिस्सा ऊपर आ जाता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, साइकन, ठीक है। क्या कहते हैं, स्काई ऑन कह देते हैं। ओके बेटा। तो एप्पल ट्री को ग्रो करने के लिए वो कहते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग यूज़ करते होते हैं। ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है जी। इसमें हम लोग अपनी मर्जी से करेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। हम लोग सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं उसकी भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है, इन सभी की जाती है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, हम लोगों को बेनिफिट्स क्या हैं बेटा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो बेटा जी हम लोग एग्जैक्टली पेरेंट्स जो पहले थे, जो उसके बाद हम लोग नए प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके तरह ही सेम होते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार इसके में करेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है जी। जिनमें सीड्स नहीं होते, या सीड्स से फ्रूट्स बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम लोग उनको भी ग्रो कर सकते हैं। इनको अटेंशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बता ही दिया कि सीडलेस प्लांट्स भी इसमें से ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा टिश्यू कल्चर। हम लोग वो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे समझ लग चुका होगा। थैंक यू बेटा। किसी बच्चे ने कोई पर्सनल डिस्कशन करनी हो, डाउट्स करने हो, तो डायरेक्टली यू कैन कॉल मी।
माई नंबर इज़ 9592853220। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज माई टेलीफोनिक नंबर। तो आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। माई नेम इज़ शेराज ग्रोवर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।